डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके साथ 7-8 लोग थे। आजकल मैं एक बहस देख रहा हूं जो किसी तरीके से कहीं से जानबूझ के उठाई जा रही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं अगर उनके इलाके में आया तो पब्लिकली एक्सपोज करूंगा। अननेसेसरीली एक एजेंडे के तहत कि नहीं, बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें राव साहब भी थे, अरे उसमें दसियों लोग थे। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि वर्तमान परिस्थिति में अगर इस नैरेटिव से आप अपनी बात कहोगे तो जो आपसे नाराज हैं उनको हीलिंग टच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको लगेगा कि नहीं यार ठीक है वो सब कुछ है, लेकिन हमारे आदमी को ये रिकॉग्नाइज तो करते हैं। एक तो पहले से खाइए, उसको और बढ़ा दीजिए। नहीं, राव साहब भी होंगे, मैं उनके लेकिन अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम लेकर के कहें कि संविधान उन्होंने बनाया, तो उससे हम छोटे हुए जा रहे हैं। संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब वैसे तो बड़ी छोटी सी बात है, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उस बात से कितना बड़ा काम हुआ यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये उन परिस्थितियों की बात है जब आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई आपके साथ था ही नहीं, आप अकेले थे, आप उस तरीके से नहीं बोल सकते थे, आपको डर लगता था कि यार अगर ये करेंगे तो यार मुसीबत हो जाएगी। उन विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करा उन्होंने, हम चर्चा भी ना करें क्योंकि कोई आदमी बड़ा हो जाएगा। बौने आप हैं, तो अगर बौने आप तो कोई दूसरा बड़ा हो रहा है उसके लिए परेशान मत होइए, आप बड़ा काम करिए, दुनिया आपके बारे में बात करेगी। तो अंबेडकर ने वहां पर जब ये डिबेट हुई कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए, तो सबने अपना अपना तर्क दिया होगा। देन व्हाट अंबेडकर सेड, अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान के बनने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों के आने से पहले भारत की भूमि में और यहां के सनातनी हिंदू की रगों में सेकुलरिज्म सदियों से है। इसे लिख करके उस समाज को बौना मत करिए। और रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं आएगा। लेकिन चापलूसों ने, जब देश की सत्ताएं जेल में थी, विरोधी नेता जेल में थे, पार्लियामेंट बंद थी, भारत के संविधान के प्रेम्बिल के अंदर एक शब्द जोड़ा रशा के दबाव में, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, और वो आज भी चल रहा है। मेरी डिबेट उस पर नहीं है, मैंने ये बात आपको फैक्चुअली बताने के लिए की है। सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, जरा आप बताएंगे? कोई बताए मुझे, सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? जोर से बोलिए ना। यही मैं कह रहा हूं मेरे भाई, मैंने धर्म से अपनी बात, धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ अपने कर्तव्यों का पलायन, धर्म को नकारना, अपनी ड्यूटी को नकारना, अपने कर्तव्य को नकारना। यही तो मैंने कहा कि आप सुनी सुनाई बात पढ़ते हैं मेरे भाई। भारत के संविधान के अंदर हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। इसलिए वही मैं, आप ही तो झूठ बोल रहे हो, बिना जाने बोल रहे हो। बड़े एक नेताजी आए थे ज्ञानी, वो बोल के चले गए, इसलिए सब बोल रहे हैं। उस संविधान में वहां से उठाया उन्होंने और फिर कुछ नहीं कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान बन गया है, अब इस संविधान में जो लिखने वाली सारी चीज़ें वो तो पूरी हो गई हैं, अप्रूव भी कर दी गई है, लेकिन क्या हम ऐसा हो सकता है कि किस तरह से हम ये बता सकें कि भारत की सनातन सभ्यता कितनी पुरानी थी, क्या क्या इसमें था, क्या क्या नहीं था, और उसको लेकर के हम कुछ चिन्ह बना सकते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से हम ये बताएं किसी तरह कि भारत क्या था। तो भारत के संविधान का जो पहला पृष्ठ है, बहुत कम लोग जानते हैं। उस संविधान की दोनों कॉपियाँ मेरे पास है, इसलिए मुझे पता है, और मैंने पार्लियामेंट जाके ली। अगर यहाँ नेताजी, MP, MLA कोई बैठे हैं तो उन पर दबाव बनाइएगा कि वो कॉपी आज की डेट में अवेलेबल है, कम से कम अपनी अगली पीढ़ी को उसको दिखाइएगा और उनको बताइएगा कि किस तरीके से उन विपरीत परिस्थितियों में आपके लोगों ने काम किया और वो ये काम करके चले गए। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर आज अगर कोई बात करे ना तो बवाल मच जाएगा, आज कह रहा हूं मैं। लेकिन आप बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, पता नहीं कौन सा डर आपको खाया जा रहा है भाई। हमको तो कोई डर नहीं खा रहा, हमको तो 16 साल हो गए, ठीक ही ठाक है हम। संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, वहां बनारस के अंदर एक ज्ञान व्यापी नाम की मस्जिद प्रचालित हो गई। एक तो हिंदू जो शब्दों का अनर्थ करता है, ज्ञान
व्यापी मस्जिद। मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है? कहां पढ़ा? मेरा आपको उसको बताना नहीं है। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के पीछे की तरफ एक 450 साल पुराना शिवलिंग है। उसी शिवलिंग की तस्वीर भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रही है। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण जी और मां सीता की तस्वीर है। उसी संविधान में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का दर्शन है। उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे मिलाकर के कोई 22 चित्र लगे हुए थे। वो चित्र हटा दिए गए। किसी नेता ने नहीं पूछा आपकी पार्टी के लोग उस समय किसी और पार्टी के नाम से, किसी ने ये नहीं बताया कि यार ये भी, इस पे भी कुछ लोगों को बता दें। उनको भी उतना ही बताना था जिससे आप वोट मिल जाए आपका। ये उनका काम था जो पार्लियामेंट जाते थे। अब ये मत कहिए कि आपके बहुत महान थे और दूसरे बहुत महान नहीं थे। आपके लोग भी जाते थे, वो भी बता सकते थे कि संविधान में तो यार हमने ये देखा, बता देना। कोई जरूरी है कि सरकार का कोई आदमी बताएगा आपको कि जब तक कोर्स में नहीं आएगा आप नहीं पढ़ोगे? नहीं बताया। उसी संविधान के अंदर जिन लोगों को लगता है ना कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं मानता हूं कि सब अपने स्वार्थों के कारण कह रहे हैं। जब तक उन्हें इस सत्ता की चमचम चाटने को नहीं मिलेगी तब तक मोदी कुछ कर ही नहीं रहा है। ये बीमारी है आपकी। आप खुल के कहिए कि इस चोरी डकैती में हमको भी लूटने दो यार, तब तो राष्ट्रवाद है। नहीं तो यार ये राष्ट्रवाद नहीं है, देखो ये लोगों को भड़का रहा है। ये हिंदू ही कहता है। इसी भारत की संसद में जब नई संसद बनी, मैं कहता हूं कि आपको ये इसलिए नहीं सोच पा रहे आप कि आपको धीरे धीरे वो सोचने से हटा करके यही कहा है आटा, दाल, चावल, बिजली का बिल, बस इससे ज्यादा मत सोचना। जिस सावरकर को इतनी लंबी सजा हुई, जिसको उस समय की सत्ताओं द्वारा लिखे इतिहास में क्या क्या नहीं कहा गया, जगह नहीं दी गई। अब आप कहें कि नहीं साहब अब उनके ऊपर ये होना चाहिए, ये नौटंकी समाज को करनी है करे। राजा के पास इतना समय नहीं होता, एक एक सेकंड का मामला होता है। जो चीज अभी रिलेवेंट है 1 घंटे के बाद वो करने में इररिलेवेंट हो जाएगी। नई संसद बनी, ये तमाम उन नेताओं को जो दिन भर, जो कम से कम आपकी पार्टी के, उनको बताना चाहिए था। वो भी आपके भी क्षेत्र के होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें क्यों बताना है? ऐसे काम कहां करना है? आप दूसरों को दोष देते हैं, अपनों को दोष देना बड़ी मुश्किल काम होता है। मैं अपनों को दोष देता हूं भाई। भारत की संसद के अंदर नई संसद बनी, आप सबको पता है, और राजा ने अगर किसी चीज को ढोल तमाशा करके करें तो उससे पता चला पहले आप ही की पार्टी में बहुत सारे सेकुलर खड़े हो जाएंगे जिनको आजकल बड़ी बीमारी है कि उनको उनके जाने के बाद अपनी दुकान चलानी है, दलाली करनी है, तो वो पहले से अपनी पार्टी के लिए रास्ता बनाए हुए हैं। संसद बनी, तैयार हो गई, संसद इनकम्प्लीट थी, बहुत थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। और कैसे आप काम करें कि आप काम भी कर जाएं और शत्रु को 6 महीने बाद पता चले कि ये क्या हो गया। ये आर्ट सीखनी चाहिए। उसने घोषणा की कि संसद लगभग तैयार हो गई है, संसद को हमने एनएसजी को दे दिया है ताकि वो अब उसके सिक्योरिटी की धाराएं देख ले। तो जितने मूर्ख थे वो बस ये थे कि नई संसद होगी, अब संसद की सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन राजा ने बिना कुछ कहे सिर्फ इतना ही कहा, फला फला तारीख को संसद का पत्थर लगेगा। तब भी किसी को नहीं पता चला, पत्थर लग गया। फिर शाम को विधवा विलाप हुआ। उस आदमी ने, जिसको इस देश के इतिहास ने नकार दिया, जिसको अंग्रेजों का दलाल और चापलूस और इन्फॉर्मर बताया गया, उस स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन 28 मई को संसद का इनॉग्रेशन किया गया।
और संसद में बाहर 28 मई को देख करके अगर हार्ट फेल ना हो कुछ लोगों का, तो संसद के अंदर घुसते ही सबसे बड़ा चित्र सावरकर का लगा हुआ है। तो सिर्फ कहने और करने में कब क्या करना है इसका ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारी चीजें होनी हैं, उनके लिए आप रोज दाल चावल आटा अगड़ा पिछड़ा, मेरी जाति को वोट नहीं मिला, मेरे नेता को नहीं मिला, ये भूल करके सिर्फ ऐसे लोगों को चुनिए जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में उसी भाषा में जवाब दे सके जिस भाषा में शत्रु चाहता है। इस वक्त ये आपके पास बहुत इस पे ये आएगा तो वो यूपी वाला आएगा, अपने आप ही तय कर ले तो यार, ये मत करो यार। आप एक ऐसे समाज से आते हैं जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। चुप रहने में भी बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया चौं चौं कर रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये हो गया ये हो गया। आपका आदमी बोल नहीं रहा तो वो क्या कह रहे हैं घटिया लोग जो पार्लियामेंट में हैं, ये डर गया है ट्रंप से, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा काम हो रहा है ना, हमारे लिए तो तेल आ ही रहा है ना। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिसकी तरफ हमारी युवा पीढ़ी देखती है, अमेरिका मींस ये, अमेरिका मींस ये, आज उसकी हालत क्या है? एक प्रॉपर्टी डीलर मोहल्ले का होता है, उससे भी घटिया वहां का प्रेसिडेंट हो गया आज का। रोज आज मैं मार दूंगा, आज मैं निपटा दूंगा, आज मैं लूट लूंगा, तुम ये करो। क्या कर रहे हो? चुप रहो कुछ दिन के लिए, चुप्पी में भी बहुत फायदे होते हैं। इसलिए भारत की संसद में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने जो उठाई वो अपने आप हुई, हो गई होंगी, मैं कभी उसके बारे में मंचों से चर्चा नहीं करता। लेकिन ये बात जरूर है कि इस आपाधापी में जब समाज में आप ज्यादा रिसर्च करके लाते हैं तो इतना पार्टी नेताओं के पास समय नहीं होता, और पार्टी नेताओं के वैसे भी लो आईक्यू के लोग होते हैं, वो अपनी जीत के आसपास के अलावा पढ़ते लिखते नहीं है। वो 4-10-20 ही होंगे जो पढ़ते होंगे, तो वो चीजें नहीं देते तो राजा को भी नहीं पता चलती। 2 मुद्दे मैं उठा रहा हूं। अभी मेरे यहां आने से 10 दिन पहले मुझे खबर दी गई है कि हमने कमेटी बना दी है। मैंने कहा कमेटी खड़ी है या बैठी है ये ध्यान रख लेना। नहीं, काफी समय तक तो कमेटी बन के खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, लेकिन इस दौर में कमेटी बैठ गई है और उसमें जो ये काम होगा वो इतना बड़ा काम है कि जिसको आप अभी रियलाइज नहीं कर रहे। अभी आपको लगता है यार इससे हमें क्या फायदा होगा। नहीं नहीं, आपको 5 साल बाद उसका अंदाजा होगा। और मैंने उस मुद्दे को सिर्फ इस फैक्ट के साथ उठाया है कि अगर भारत में हर आदमी संविधान की दृष्टि से इक्वल है, कहीं ये नहीं लिखा है संविधान में कि इनकी गिनती ज्यादा होगी इनकी गिनती कम होगी तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर भारत का संविधान सेकुलर है, यानी सबके अधिकार बराबर हैं, मुसलमान राष्ट्रपति भी बन सकता है, चीफ जस्टिस भी बन सकता है, 5-5 6-6 शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं। अगर मुसलमान का कोई बेटा बेटी आईएएस बनती है, राष्ट्रपति बनता है, चीफ जस्टिस बनता है, पारसी बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, जैन बन सकता है, हिंदू बन सकता है, तो फिर अगर भारत का संविधान की निगाह में सब बराबर हैं तो फिर 5,500 करोड़ का मुसलमान बेटे बेटियों के लिए सच्चर कमीशन कैसे बना? फिर ये मुस्लिम माइनॉरिटी बोर्ड कैसे बना? फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना? फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों बना? सिख तो नहीं बना, जैन तो नहीं बना, बौद्ध तो नहीं बना। और फिर किस डेमोग्राफी के, किस एजेंडे के तहत, किस एक्सपेरिमेंट के तहत, किस लॉजिक के तहत इस देश में माइनॉरिटी की परिभाषा को व्याख्या की गई? अगर 42,000 पारसी माइनॉरिटी में हैं 140 करोड़ की जनसंख्या में, तो 42,000 पारसी भी हैं, 1 पॉइंट समथिंग बौद्ध भी हैं, 1.2 के आसपास शायद सिख हैं, और उसी के आसपास आपके क्रिश्चियन हैं, और 19 से 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं।
तो माइनॉरिटी की कोई परिभाषा तय होनी चाहिए कि नंबर अगर इससे ऊपर हुए तो ये माइनॉरिटी का स्टेटस समाप्त होगा। तो दो बातें हैं कि संविधान के तहत माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं है, सब बराबर हैं, तो ये शब्द टर्म ही नहीं इस्तेमाल होने चाहिए फिर भारत के अंदर। हां, अगर टर्म आपको लाना है तो फिर आप ये कहें कि ब्राह्मण से लेकर के जो निचले स्तर का है आदमी, इन दोनों के तनख्वाह में अगर ब्राह्मण बेटा उसका है तो ये किसने लिख दिया है कि हर ब्राह्मण करोड़पति पैदा होता है? ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, दलित भी गरीब हो सकता है, ठाकुर भी गरीब हो सकता है। तो गरीबी की या उस मदद की कोई लाइन तय करें और उसमें ब्राह्मण आए, ठाकुर आए, बनिया आए तो समझ में आता है। लेकिन ये मान लिया है ब्राह्मण करोड़पति है, ठाकुर करोड़पति है, बनिया करोड़पति है, इनको मदद देनी है। तो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सच्चर कमीशन, जिसका बजट 5,500 करोड़ था, उसको घटा करके इस सरकार ने 3,500 करोड़ किया है। तो मेरा सिर्फ प्रश्न यह है कि जब आपने सच्चर कमीशन का बजट बनाया और उसको संसद ने पास भी कर दिया, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सच्चर कमीशन का जो बजट है वो जब आपने माइनॉरिटी के लिए नहीं बनाया, आपने माइनॉरिटी में भी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसे अपीज करने के लिए बनाया। और सच्चर कमीशन 1 लाख रुपया मेरे टैक्स का जो आप देते हो सरकार को, उसमें से एक अलग बजट निकाला और उस कमीशन का नाम है सच्चर कमीशन। और सच्चर कमीशन उसका नाम इसलिए रखा गया है कि जब भारत पाकिस्तान बटा तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उस प्रांत से मनमोहन सिंह भी आए थे और वहां से एक राजेंद्र सच्चर साहब भी आए थे, जो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जो मैडम है 10 जनपद में, उन्होंने उन्हीं के अंडर में ये कमीशन बनाया। और उसमें ये विशेष प्रावधान है कि मुसलमान बेटे बेटी को रात में ये ख्वाब आए कि मैं आईएएस बनना चाहती हूं, तो सरकार मेरे टैक्स से बने हुए उस कमीशन में से 1 लाख रुपया देती है उसको, सिर्फ उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए ट्रेनिंग के लिए। तो ब्राह्मण ठाकुर बनिए के बेटे की ख्वाहिश नहीं है, उसके यहां गरीबी नहीं है, तो गरीबी पैमाना मानो तब तो समझ में आता है। लेकिन आपने तो इस देश को दोबारा से बांटने वाली स्थिति पे खड़ा कर दिया है। तो संविधान सेकुलर है तो ये सारी दुकानें बंद होनी चाहिए।